नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीजीडी प्लेटफॉर्म पे। जैसे अपने लास्ट जो क्लास जो रही थी वो थी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, जिसमें अपने कुछ ग्रंथियों के बारे में अपन ने पढ़ा। उसके अंदर एक तो बताया था हाइपोथैलेमस के बारे में, फिर बताया था आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में, ठीक है, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद में थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ा, ठीक है, और थायराइड के बाद में अपन ने पढ़ा था पैराथायराइड, ठीक है, और पीनियल ग्रैंड जो ब्रेन के अंदर होती थी, पीनियल ग्रैंड, उनके बारे में अपन ने पढ़ा, और थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ा। आज जो है उसका दूसरा पार्ट जो है वो लेके आया हूं, ठीक है। इसके अंदर अपन ने अलग अलग और ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको बताई हुई है। पहली जो है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड है, उसके ऊपर पाई जाती है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऊपर की तरफ जो है ये पॉइंट जो है A1, 2, 3, 4, ठीक है, ये चार जो पॉइंट जो दिख रहे हैं ये गले के भाग में होती है, ठीक है, और जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके ऊपर मिलती है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, पैराथायराइड है। क्या नाम है इसका? पैराथायराइड ग्लैंड है। ये कहाँ मिलती है? इसकी स्थिति देखे तो ये थायराइड ग्लैंड के पृष्ठ भाग में होती है, ठीक है, ऊपर की सतह पे पाई जाती है, पृष्ठ सतह पे पाई जाती है। दोनों पालियों पे इसकी टोटल जो संख्या जो होती है वो 4 होती है। एक पाली के अंदर ये 2 होती है, इस पाली के अंदर भी ये 2 होती है। तो दोनों पालियों के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एक जो पाली के अंदर ये 2 स्थित होती है, तो ये टोटल जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। तो इनकी संख्या जो है वो 4 है। थायराइड की स्थिति जो पृष्ठ भाग में थायराइड ग्रंथि के दोनों पालियों के में प्रत्येक जो में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। इसका वजन जो होता है वो मिलीग्राम में होता है, ठीक है, 150 मिलीग्राम जो है वो इसका वजन है। हार्मोन जो होता है वो इससे निकलने वाला, नाम से पता लग रहा है पैराथायराइड, तो इससे हार्मोन निकल रहा है, उसका नाम भी क्या है? पैराथायराइड हार्मोन है, जिसको पीटीएस बोला जाता है, पैराथायराइड हार्मोन। इसका दूसरा नाम है पैरोथ हार्मोन, ठीक है, पैरोथ हार्मोन। और दूसरा इसका और नाम है कॉलिप हार्मोन। कॉलिप हार्मोन भी आ जाए तो भी पैराथायराइड है, ठीक है, पैराथ भी आ जाए तो भी क्या वो पैराथायराइड है, और पैराथायराइड पीटीएस भी आ जाए तो भी क्या वो पैराथायराइड हार्मोन है। कॉलिप जो है वो हार्मोन, इसको जो जिसने देखा था सबसे पहले जो पृथक किया था उसका नाम जो था कॉलिप था, उसके नाम पे इसका नाम दिया था कॉलिप हार्मोन। तो कॉलिप हार्मोन भी इसका एक अलग से नाम है। अच्छा, ये इसका जो कार्य है वो क्या होता है? ये कैल्शियम का अवशोषण को बढ़ाता है, रक्त में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। जैसे किडनी के अंदर ये कैल्शियम के अवशोषण को क्या करेगा? ये बढ़ाता है। रक्त के अंदर भी क्या करेगा? ये कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे फॉस्फेट का अवशोषण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? फॉस्फेट का अवशोषण कम कर देता है। तो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, फॉस्फेट के अवशोषण को ये क्या करता है? कम करता है। तो ये इसका कार्य जो है वो कैल्शियम के तो अवशोषण को ये ज्यादा करता है, और फॉस्फेट जो है, ठीक है, उसके अवशोषण को ये क्या करता है? कम करता है, ठीक है। तो फॉस्फेट के क्या करता है? ये कम करेगा, और कैल्शियम के अवशोषण को ज्यादा करेगा। पीएच जो है वृक्क नली में कैल्शियम के पुनः अवशोषण, जैसे वक्र की बात करें, किडनी की बात करें, तो किडनी के अंदर जो पुनः अवशोषण की घटना जो थी, जो अपन ने पढ़ चुके हैं, जिसमें मूत्र का निर्माण होता था, तो वहां पे आप देखोगे कि कैल्शियम का अवशोषण जो होता है उसका पुनः अवशोषण वहां पे ये हार्मोन बढ़ाता है, ठीक है। पचित भोजन से जो कैल्शियम मिलता है, दूसरा कैल्शियम कहां से मिलेगा? जो अपन खाना खाते हैं वहां से जो कैल्शियम होगा वो उसके भी अवशोषण को करता है, यानी ब्लड में इसका क्या करेगा? ये अवशोषण को बढ़ाता है। तो इसका मेन काम क्या है कि सीए का क्या करता है? अवशोषण को बढ़ाना, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाना, अवशोषण को बढ़ाना, ये इसका मेन कार्य होता है, ठीक है। तो पैराथायराइड का मेन कार्य क्या है? कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाना। फिर है पीटीएच की अति कैल्शियम रक्ता हार्मोन है, मतलब ये कैल्शियम आयन की क्या करता है? इसको बढ़ा देता है। तो अति रक्ता ये हार्मोन है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हाइपर कैल्शियमिया हार्मोन भी बोला जाता है। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, यानी कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है? ज्यादा, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? हाइपर कैल्शियमिया बोला जाता है। ये कैल्सिटोनिन के विपरीत कार्य करता है। देखो कैल्सिटोनिन का कार्य क्या था? ये कैल्शियम आयन को क्या करता था? कम करता था। कैल्शियम आयन को क्या करता था? ये कम करता था। लेकिन ये जो है वो क्या कर रहा है? कैल्शियम आयन के अवशोषण को बढ़ा रहा है, यानी शरीर में कैल्शियम आयन की जो अवशोषण है, ये कैल्शियम की मात्रा जो है उसको ये बढ़ाने का कार्य करता है। इसके में टिटनी रोग, टिटनी एक रोग है, ठीक है, जिसमें मांसपेशियों में क्या हो जाता है? स्वतः ही संकुचन और शिथिलीन होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? मांसपेशियों में स्वतः ही क्या होगा? संतुलन होगा, और क्या होगा? शिथिलीन हो जाता है, ठीक है, यानी अकड़न आ जाती है।
और कई बार मांसपेशियों में क्या आ जाती है, ऐंठन आ जाती है, अकड़न आ जाती है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, टिटनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टिटनी बोला जाता है। तो वो भी मांसपेशियों में, ये भी किसके द्वारा होता है, कैल्शियम के आयन के द्वारा होता है। मांसपेशियों में जो मूवमेंट होता है उनमें भी आयंस की भागीदारी होती है। तो पैराथायरॉयड जो गले के जो थायराइड ग्लैंड होते हैं उसके ऊपर मिलती है, संख्या होती है 4, प्रत्येक पाली में मिलती है 2, ठीक है। इससे निकलने वाला हार्मोन जो है पीटीएस है, और इसका मेन कार्य जो है वो क्या है, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाना और फॉस्फेट के अवशोषण को कम करना, ठीक है। दूसरी ग्लैंड जो है वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड ये हृदय के ऊपर जो महाधमनी जो होती है वहां से ये निकलती है, ठीक है। महाधमनी के ऊपर उदर पक्ष में उरोष्ठी, ठीक है, के पीछे फेफड़ों के बीच में एक पाली युक्त संरचना होती है, ठीक है। ये देखो, ये जो है आपको ये थाइमिक कॉर्पस मिल रहे हैं, सेल मिलती है, ठीक है। ये थाइमस ग्लैंड है, ठीक है। और यहाँ पे लिम्फेटिक डक्ट भी है, मेडुला भी है, इसके इनर वाले को, और बाहर वाले को क्या बोला जाएगा, कॉर्टेक्स बोला जाएगा। ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि अंदर वाले भाग को हमेशा क्या बोला जाता है, मेडुला बोला जाता है, बाहर वाले भाग को हमेशा क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स बोला जाता है, ठीक है। थाइमस का एक खासियत होती है कि थाइमस ग्लैंड जो है वो धीरे धीरे बाल्यावस्था में अति सक्रिय होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है थाइमस ग्लैंड का आकार जो होता है वो छोटा होता जाता है, और वयस्कावस्था के बाद में ये अपना कार्य करना बंद कर देती है। इसका मेन कार्य जो होता है वो प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना होता है, यानी प्रतिरक्षी बनाने का, निर्माण का कार्य जो होता है वो ये करते हैं, ठीक है, या उसमें मदद करती है ये। दूसरी चीज, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में देखते हैं कि प्रतिरक्षी जो क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रतिरोधक जो क्षमता जो होती है, रोग से लड़ने की ताकत जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कम होने का कारण भी यही है, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाली बातें जो है वो है प्रतिरक्षी के निर्माण में, प्रतिरक्षी के निर्माण में कार्य है। दूसरे इसमें याद रखने की वाली बातें हैं, बाल्यावस्था में सक्रिय होती है। बाल्यावस्था में ये कैसी होती है, ज्यादा सक्रिय होती है, ठीक है। उसके बाद में इसका आकार जो होता है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो देख लो, बाल्यावस्था में थाइमस ग्लैंड अत्यधिक सक्रिय होती है तथा उम्र बढ़ने के साथ साथ में थाइमस ग्लैंड का आकार छोटा एवं धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो शिशु अवस्था में पाई जाती है लेकिन वृद्धावस्था में नहीं पाई जाती, तो वो कौन सी है, यानी वो कार्य नहीं करती है, तो वो कौन सी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, ठीक है। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो प्रतिरक्षी तंत्र में अपना भागीदारी निभाती है, तो थाइमस ग्लैंड है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जो है उसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन है। जो इसके हार्मोन का नाम जो है वो क्या है, थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन है जो इसके द्वारा स्रावित होता है। तो हार्मोन में वैसे आपको पता लग जाएगा कि जो नाम है उसके हिसाब से इसके हार्मोन होते हैं। थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि की में प्रतिरक्षा तंत्र का विकास होता है। प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए थाइमस ग्लैंड होती है। ये ग्रंथि थाइमोसिन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, पेप्टाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोटीन से, यानी प्रोटीन से बना हुआ होता है हार्मोन। किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। थाइमोसिन में टी लिम्फोसाइट, देखो याद आ रहा होगा, टी लिम्फोसाइट जो मैंने आपको बताया था कि जो अग्रेन्युलर जो होते हैं उनके अंदर आप देखोगे कि 2 तरह की सेल मिलती है, ठीक है। ये WBC का टाइप है। किसका टाइप है, ये WBC का टाइप है। लिम्फोसाइट कौन सा है, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज बनाने का कार्य करती है, एंटीबॉडीज बनाती है, यानी प्रतिरक्षी बनाती है, प्रतिरक्षियों के निर्माण में, प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। यानी रोग से लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षी बनती है, एंटीबॉडीज बनती है, उसका निर्माण कौन करता है, टी लिम्फोसाइट करती है। टी लिम्फोसाइट कहां पे मिलती है अपने को, WBC के अंदर होती है। ये WBC का टाइप है, ठीक है। और इसके साथ में एक और होती है जिसका नाम है, सॉरी, बी लिम्फोसाइट, और इसके साथ में एक और होती है जिसका नाम है टी लिम्फोसाइट। तो एक तो बी होती है जो प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, और दूसरी जो होती है वो टी जो होती है वो इसमें क्या करती है, मदद करती है। तो टी लिम्फोसाइट में विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाती है, जो कोशिका में माध्य प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, ठीक है। प्रतिरक्षी जो क्या करेगी, कोशिकाओं को मारेगी, ठीक है। यानी जो से बाहर से आए हुए जो फॉरेन पार्टिकल्स है,
ठीक है, उनके अगेंस्ट में बॉडी क्या बनाती है, प्रतिरक्षी तंत्र, यानी प्रतिरक्षी तंत्र कार्य करता है और उसके अगेंस्ट में प्रतिरक्षी बनाती है, और वो प्रतिरक्षी उनके साथ में एंटीजन के साथ में मिलके, एंटीजन मतलब जो बाहर से आए वो क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं, और जो बॉडी बनाती है वो लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जो बनाती है वो क्या बनाती है, प्रतिरक्षी बनाती है। तो प्रतिरक्षी प्लस क्या होता है, प्रतिजन, ये दोनों आपस में क्रिया करके एक मध्यस्थ बनाती है जिसको बोलेंगे कोशिका मध्यस्थ माध्य प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षिया या ह्यूमरल और इम्यूनिटी के लिए प्रतिजैविक उत्पाद को भी क्या करती है, ये प्रेरित करती है। ठीक है, बढ़ती उम्र के साथ में थाइमस का अपघटन होने के कारण फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है और इसके परिणाम वर्गों में प्रतिरक्षा की प्रक्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए देखो एज के साथ में जो होते हैं इम्यूनिटी पावर जो होता है वो कम होने का कारण भी एक इसमें उसको भी माना जा सकता है कि थाइमस ग्लैंड जो होती है वो कार्य नहीं करती। इसका मेन कार्य जो होता है वो प्रतिरक्षी के निर्माण में होता है, और एज के साथ में प्रतिरक्षी के निर्माण की प्रक्रिया वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, थाइमस ग्लैंड जिम्मेदार होती है। शिशुओं के अंदर ये अधिक विकसित होती है, एज के साथ में इसका आकार घटने के कारण ठीक है ये निष्क्रिय हो जाती है और कार्य करना बंद कर देती है। तीसरी जो ग्लैंड है वो है एड्रिनलिन ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड आपको पहले भी बोला था ये कहां पे मिलती है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये मिलती है वक्र के ऊपर, ये आपके वक्र, और वक्र के ऊपर जो ये भाग जो है वो क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। ये ग्लैंड इससे जो निकलने वाले हार्मोन है उन हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, इसको 3F हार्मोन भी कहा जाता है, इसको 4S हार्मोन भी कहा जाता है या 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे संकटकालीन ग्रंथि का नाम आए तो आपको एड्रिनल लिखना है। ठीक है, 3F ग्रंथि जो आए उसमें भी आपको एड्रिनल लिखना है, 4S आए तो भी क्या लिखना है, आपको एड्रिनल लिखना है। ठीक है, इमरजेंसी आए, कंडीशन आपातकालीन भी आए, संकटकालीन या आपातकालीन, आपातकालीन, आपातकालीन भी आता है तो भी क्या है, यही है। कौन सी ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, अधिवक्र ग्रंथि है, हिंदी में बोला जाएगा इसको अधिवक्र ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि। ठीक है, अगर अपन एड्रिनल ग्लैंड को क्रॉस सेक्शन इसका देखें तो आपको दो भाग नजर आते हैं मेन। एक तो होता है इसका कॉर्टेक्स, वापस आ गया देखो कॉर्टेक्स, जिसको बोला जाता है वल्कुट। क्या बोला जाएगा, वल्कुट। बाहरी भाग जो होता है उसको वल्कुट बोला जाता है, अंदर वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है, अंदर वाले भाग को बोला जाता है क्या, मज्जा, या बोला जाता है क्या इसको, मेडुला। मेडुला जो है वो अंदर वाला भाग है, बाहर वाले भाग को बोला जाता है कॉर्टेक्स। तो ये दोनों भाग अपने में से कोई ना कोई क्या निकाल रहे हैं, हार्मोन का स्त्राव करते हैं। इसके हार्मोन अलग है और इसके हार्मोन अलग है। ठीक है, दोनों के हार्मोन अलग अलग है और दोनों के हार्मोन जो होते हैं अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन निकलते हैं, नेफ्रिन, पैरानेफ्रिन और नॉन नेफ्रिन जो होते हैं वो इसमें निकलते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, वो यहाँ पे निकलता है। ठीक है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो भी वो भी यहाँ पे निकलता है, ये दोनों हार्मोन यहाँ पे निकलते हैं। तो सीधी सी बात है, इस ग्रंथि को दो भागों में, इसके संरचना को दो भागों में विभाजित किया है। एक तो बाहरी भाग जो होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, आंतरिक भाग जो होता है वो मेडुला कहलाता है। कॉर्टेक्स वाला भाग जो होता है वो अपने में से कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ठीक है, और मेडुला भी अपने में से कुछ हार्मोन को क्या करता है, सिक्रेट करता है, यानी स्त्रावित करता है। इसको संकटकालीन ग्रंथि, 3F का मतलब होता है फियर्स। अगर सपोज मान लो जब डर लगता है, अचानक अगर डर लग गया, ठीक है, तब ये ग्रंथि काम करती है। ठीक है, दूसरी फाइट, ठीक है, और दूसरी होती है फ्लाइट, भागने में। सपोज मान लो कोई एथलेटिक्स है और भाग रहा है, और भागते भागते जब वो गोल के बिल्कुल नजदीक आ जाता है, और जब वो उस समय अपनी पूरी ताकत के साथ में, ठीक है, कि अब गोल में उसको फर्स्ट आना है और कुछ ही डिस्टेंस रही है, उसके समय ये बॉडी के अंदर ये स्त्रावित रहता है। ठीक है, तो उस समय जो हार्मोन स्त्रावित होगा वो कौन सा होगा, एड्रिनलिन हार्मोन होगा। ठीक है, तो उस समय ये ग्रंथि काम करती है। दूसरा, डर लग जाए तो भी ये हार्मोन काम करेगी। फ्लाइट, ठीक है, भाग रहे हो या किसी से लड़ाई होगी, फाइट होगी, ठीक है, तब भी ये काम करता है। ठीक है, तो ये फियर्स में, ठीक है, फ्लाइट में, फाइट में ये क्या करता है, कार्य करता है। दूसरा होता है 3F ग्रंथि भी, इसमें शुगर, सॉल्ट, स्टीरॉइड और सेक्स के लिए ये रिलेटेड होती है, इसलिए इसको ये 4S ग्रंथि भी कहा जाता है।
ठीक है, इनकी संख्या 2 होती है, पहली ये और दूसरी, जैसे दूसरी किडनी होगी तो उसके अंदर 2, तो इसकी संख्या जो होती है प्रत्येक किडनी पे पाई जाती है, प्रत्येक वक्र पर एक, ठीक है, प्रत्येक वक्र पे कितनी मिलती है, ये 1 मिलती है। इस एड्रेनालिन के 2 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। मेडुला मध्य वाला भाग होता है, कॉर्टेक्स बाहरी वाला भाग होता है। सबसे पहला है कॉर्टेक्स भाग। कॉर्टेक्स भाग में आप देखोगे तो कम से कम ये कितना एरिया जो घेरा हुआ है, 80 से 90% जो एरिया जो होता है वो इससे घेरा हुआ होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स भाग से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला जो है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, या इसको दूसरा नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन भी कहा जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल हार्मोन भी कहा जाता है। इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रक्षक हार्मोन। तो किस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन या कॉर्टिसोल हार्मोन को क्या कहा जाता है? जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। ग्लूकोज के उपापचय का नियंत्रण करता है, क्योंकि ये अपने शरीर में क्या करता है? ग्लूकोज के उपापचय, ग्लूकोज को किस में बदलना है, ग्लूकोज को किस में तोड़ना है, ठीक है, इसमें ये कौन करता है? उपापचय के अंदर ये नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? ग्लूकोज। जैसे नाम पता लग रहा है, देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन तो मतलब होता है ये ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रण करता है। ये ग्लूकोज प्रोटीन वसा एवं नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक है। इसके वसा के उपापचय को क्या करता है? ये नियंत्रण का कार्य करेगा। किसके? ग्लूकोज के, प्रोटीन के भी और वसा के भी, ये इसका कार्य होता है। तो एड्रेनालिन ग्रंथि, इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है, और ये जो मिलती है वो किडनी के ऊपरी भाग में मिलती है। इसको अधिवक्र ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि को संकटकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है, आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है, 3F ग्रंथि भी कहा जाता है, 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। देखो इसको, और इससे निकलने वाले हार्मोन को डू एंड डाई हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। एक हार्मोन निकलता है एड्रेनालिन जो आगे आएगा, उसमें डू एंड डाई भी हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसके कॉर्टेक्स 2 भाग होते हैं। कॉर्टेक्स वाला भाग जो बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग के अंदर जो आप चित्र में देख रहे हो कि बाहरी भाग जो है ये वाला भाग, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये कम से कम 80 से 90% जो होता है ये भाग होता है, ठीक है। और ये भाग क्या करता है? अपने में से हार्मोन निकालता है, ठीक है। ये 3 तरह के हार्मोन होते हैं, ठीक है। पहला हार्मोन जो था उसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल हार्मोन, जो क्या करता है? जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये ग्लूकोज के उपापचय को क्या करता है? नियंत्रण करता है, ठीक है। दूसरा जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, देखो नाम से पता लग रहा है मिनरल्स। मिनरल्स में कौन आएंगे? आयंस आते हैं, ठीक है, जिसको एल्डोस्टेरॉन भी बोला जाता है। एल्डोस्टेरॉन दूसरा नाम है इसका। ये सोडियम और पोटेशियम के आयनों का नियंत्रण करते हैं। ये सोडियम एवं पोटेशियम के आयनों का क्या करेंगे? नियंत्रण करेंगे, ठीक है। अच्छा, सोडियम और पोटेशियम आयन करते क्या? ये दोनों, जैसे अपने आपका एक न्यूरॉन जब पढ़ा था, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था, तब अपन ने देखा कि तंत्रिका तंत्र के अंदर जो मैसेज जो होते हैं, उद्दीपन जो होता है या आवेग जो होते हैं, उनका जो संवहन होता है, परिवहन होता है, ठीक है। तो वो परिवहन जो होता है वो किस रूप में होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में होता है, यानी विद्युत आवेग में होता है। तो विद्युत आवेग जो होता है यानी चार्ज में होता है, प्लस माइनस में, तो वो किसके कारण होता है? सोडियम और पोटेशियम आयनों के पंपिंग के कारण होता है, ठीक है। जिसकी सतह से कारण क्या होता है? ये जो न्यूरॉन जो होती है उसके ऊपर आयंस बने रहते हैं, प्लस, ठीक है, अंदर की तरफ कैसे होंगे? माइनस। तो ये जब भी बदलेंगे तो बदलने का कार्य जो होगा इन आयनों के कारण होता है, ठीक है, क्योंकि इनके आयनों के ग्रेडियंट जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो चेंज होने के कारण इनमें क्या होगा? मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट होगा तो क्या होगा? आयनों से जो अंदर वाली सतह जो वो प्लस हो जाएगी, बाहर वाली क्या सी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। इसका मतलब कोई ना कोई मैसेज आया हुआ है, ठीक है। सोडियम का अवशोषण बढ़ता है, सोडियम के अवशोषण को क्या करता है? बढ़ता है। तो पोटेशियम का क्या बढ़ेगा? उत्सर्जन बढ़ेगा। सोडियम अंदर आएंगे तो पोटेशियम क्या जाएंगे? सोडियम अंदर आते हैं तो पोटेशियम क्या जाएंगे? बाहर की तरफ मूवमेंट करेंगे, ठीक है। ये कार्य कौन करता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड करता है। तीसरा जो हार्मोन है, ठीक है, उसको बोला जाता है सेक्स हार्मोन, ठीक है। और ये हार्मोन जो होता है, देखो सेक्स हार्मोन अपन टेस्टिस जो होता है वो भी क्या निकालता है? नर टेस्टोस्टेरोन निकालता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे भी देखोगे तो ये टेस्टिस के अलावा, ठीक है, दूसरी कौन सी ग्लैंड है जो सेक्स हार्मोन का, यानी जो नर लैंगिक हार्मोन जो होते हैं उनका स्त्राव करते हैं, तो वो कौन सी होती है? एड्रिनल ग्रंथि होती है, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि के कौन से भाग से निकलता है? तो ये कॉर्टेक्स भाग से निकलता है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है या लैंगिक हार्मोनों का स्त्राव करती है,
ठीक है, लैंगिक अंगों को छोड़ के दूसरी कौन सी ग्रंथि है, तो वो कौन सी ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि। उसमें कौन से भाग से निकलते हैं, तो कॉर्टेक्स भाग से निकलते हैं। ठीक है, अब अच्छा नर में क्या निकालता है, ये एंड्रोजन निकालता है। ठीक है, अच्छा एंड्रोजन क्या होता है, अपन ने नर में तो पढ़ा था टेस्टोस्टेरोन, यहां पे है एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या होता है, ये एक ग्रुप है। ठीक है, जो हार्मोन जो होता है इसके अंदर ही क्या आता है, टेस्टोस्टेरोन आता है। टेस्टोस्टेरोन जो होगा वो इसके अंदर आता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो इसके अंदर जो है वो इसी का ही भाग है, किसका, एंड्रोजन का भाग है। ठीक है, इसी तरह से मादा के अंदर या महिलाओं के अंदर जो निकलता है वो कौन सा निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं मेल और फीमेल के अंदर यौन व्यवहार को प्रेरित करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि ये जो होता है नर हार्मोन और मादा हार्मोन, नर जो जनन अंग होते हैं उनके अलावा कौन सी ग्रंथि निकालती है, तो वो कौन सी है, एड्रिनल ग्रंथि है। फिर होता है इसका मेडुला भाग। मेडुला जो मध्य भाग होता है वो कौन कौन से हार्मोन निकालता है, तो वो दो तरह के हार्मोन निकालता है। एक तो होता है एपिनेफ्रिन जिसको बोलते हैं एड्रिनलिन, और दूसरा होता है नॉन एपिनेफ्रिन जिसको बोलते हैं नॉन एड्रिनलिन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं, एक बढ़ाता है दूसरा क्या करता है, कम करता है। अब देखो इसका कारण क्या समझना, जैसे कि कोई बच्चे जा रहे थे और पीछे कुत्ते पड़ गए उसके, तो वो भागेंगे। ठीक है, डर के कारण भागेंगे। अब डर के कारण उनके अंदर एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है क्या, एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, वो एड्रिनलिन हार्मोन उनको क्या करेगा, भगाने का काम करेगा, यानी उनमें ताकत देगा। ठीक है, जो उसको क्या करेगा, या आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इससे अब होगा क्या, इससे उनके रक्त दर जो रक्तचाप जो होता है वो बढ़ जाएगा, हृदय की जो हार्टबीट होती है वो बढ़ जाती है, श्वसन दर जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बढ़ाने का कार्य करता है। तो नॉन एपिनेफ्रिन क्या करेगा, ये वापस उसको सामान्य अवस्था में लाने का कार्य करता है। क्या करता है, सामान्य अवस्था। जैसे किसी को झगड़ा हो गया, झगड़े में फिर आपने देखा होगा तो रक्त दाब जो होगा वो बढ़ जाएगा, श्वसन दर जो होगी वो बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों की पुतलियां जो होती है वो उसका आकार बढ़ जाता है, जोश आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा हार्मोन जो होता है वो किसको लाने की कोशिश करता है, ये वाले। तो इनके जो हार्मोन होते हैं उनको आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन। दूसरा है इसको डू एंड डाई हार्मोन भी बोलते हैं। डू एंड डाई, करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है, डू एंड डाई हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है उस समय जो सीक्रेट होते हैं, जब जैसे झगड़ा हो गया तो फिर क्या होगा, या तो करो या मरो। ठीक है, तो उस समय इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डू एंड डाई हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन होती है तब ये इसको फाइट करवाती है। संकटकालीन हार्मोन है, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन है, क्योंकि ये संकट अवस्था में ये व्यक्ति को उचित कदम उठाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। दूसरा, ये हार्मोन के प्रभाव से हृदय, रक्तदाब, ठीक है, एंड श्वसन दर सब क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाएगी, श्वसन दर जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, हार्मोन से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन हार्मोन से प्रभाव से पुतलियां जो होती है आंखों की जो पुतलियां होती है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। हार्मोन में जोश और डर पैदा होता है। यह हार्मोन क्या करता है, थीएफ हार्मोन भी कहा जाता है, थीएफ जैसा भी बताया था। एक तो फियर, ठीक है, दूसरा जो होता है फ्लाइट, ठीक है, और तीसरा जो होता है फाइट। ये तीन हार्मोन जो होता है वो यही है, कौन से, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। यह हार्मोन के प्रभाव से क्या होता है, पसीना ग्रंथि जो होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा सिक्रेट होती है। ठीक है, तो ज्यादा जब अभी कभी भी होगा तो आपने देखा होगा, जब ज्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली पसीने वाली ग्रंथियां भी होती है वो भी कैसी हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा क्या आता है, पसीना आएगा। ठीक है, तो ये जो थे तीन जो एड्रिनलिन के हार्मोन जो थे वो थे दो तरह के, दो भाग है, एक तो होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेडुला। कॉर्टेक्स से निकलते हैं वो कौन से निकलते हैं, एक तो ग्लूको कॉर्टिकोइड जिसको जीवन चक्र हार्मोन भी कहा, जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रण करता है। दूसरा होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जो हार्मोन जो होता है क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम के आयंस को क्या करता है, नियंत्रण करता है।
तीसरा जो होता है इसका सेक्स हार्मोन है, जो नर में एंड्रोजन और महिला में एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है या स्त्राव करता है, जो यौन व्यवहार को प्रेरित करते हैं। मेडुला से एप्रिनेफ्रिन और नॉन एप्रिनेफ्रिन निकलते हैं, ये संकटकालीन हार्मोन होते हैं, डू एंड डाई हार्मोन है, ठीक है। और इसमें अवस्था में व्यक्ति को उचित कदम उठाने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। इससे हृदय की दर, ठीक है, रक्तचाप और श्वसन दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों की पुतलियां बढ़ जाती है, जोश और डर पैदा होता है, इसे 3F हार्मोन भी कहा जाता है। और पसीने वाली जो ग्रंथि होती है वो इसके अंदर क्या हो जाती है, सक्रिय होती है, ठीक है। तो जब भी कभी लड़ाई होगी, डर लगेगा तो पसीना निकलेगा, ठीक है। अब एड्रेनलिन के अधिक कमी से या अधिकता से होने वाले रोग, सबसे पहला है एडिशन रोग। ये रोग कोर्टिसोल जो हार्मोन था, ग्लूकोकॉर्टिको हार्मोन जो था उसी का नाम है, इसकी कमी से होता है, ठीक है। इस रोग में आदमी को पसीना बहुत आता है, ठीक है। और इस रोग में कोर्टिकोसोल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे निर्जलीकरण हो जाता है। पसीना देखो ज्यादा से ज्यादा जब बाहर निकलेगा, पसीना ज्यादा निकलता है, पसीना क्या होगा, ज्यादा। दूसरी चीज जिसके कारण जल की कमी हो जाएगी, जल की क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो मेन एडिशन में क्या होता है, पसीना ज्यादा निकलता है और क्या हो जाता है, जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसे निर्जलीकरण कहते हैं, ठीक है। जल की कमी हो जाती है, जिससे रक्त दाब बढ़ जाएगा, बीएमआर, ताप, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये कम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके कारण होते हैं। दूसरा इसी का ही रोग है कुशिंग रोग। इस रोग में शरीर कैसा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। इस रोग में वसा की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, इस वो भी बढ़ जाती है। सोडियम एवं जल की मात्रा बढ़ जाती है। इस रोग में ब्लड प्रेशर की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी शरीर क्या हो जाता है, इस रोग के अंदर चौड़ा हो जाता है, वसा की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, सोडियम एवं जल की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका हाई हो जाता है। तीसरा रोग है जो है कोशिंग रोग है, कॉन्स रोग। इस रोग में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें कमी हुई थी एडिशन में, और इसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखो सोडियम और पोटेशियम को ये कंट्रोल करता है, तो सोडियम और पोटेशियम आयनों में क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, जिससे तंत्रिका तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है, यानी तंत्रिका कोशिका इससे प्रभावित होगी, ठीक है। सोडियम के आयन अगर कम भी हो गए तो फिर मानसिक जो संतुलन जो होगा वो बिल्कुल सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। व्यक्ति जो होगा वो परफेक्ट आंसर किसी का नहीं दे पाएगा, उसको समझने में, सोचने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैसेज जो हो गए उसकी जो प्रवाह जो होगा वो बहुत धीरे हो जाएगा, ठीक है। जो जैसे अभी पिन लगा रहे तो तुरंत हाथ हटा लेते हैं, तो वो प्रभाव जो होगा, जैसे कोई सवाल पूछेंगे तो उसका आंसर जो होगा उसको पता होते हुए भी वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, कॉन्स रोग, जिसमें सोडियम और पोटेशियम, अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे सोडियम और पोटेशियम के आयनों में क्या हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है। और गड़बड़ी होने से क्या होती है, तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका इससे प्रभावित होती है। तो यहाँ से 3 रोग है, एडिशन रोग है, ठीक है। ये कॉर्टिसोल जो होता है, जो पहला बताया था आपको, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, इसकी कमी के कारण होता है। और ये जो है वो क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की ज्यादा के कारण होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मिनरल्स आएंगे, सोडियम और पोटेशियम याद रखना कॉन्स में, ठीक है। और एडिशन में कौन आता है, कॉर्टिसोल आता है, जो ग्लूकोज क्या करता था, ठीक है। तो यहाँ पे आदमी को पसीना आएगा, तो सीधी सी बात है, पसीना ज्यादा बाहर निकलेगा तो जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे रक्तदाब, बीएमआर और ताप में क्या होगी, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है अग्नाशय ग्रंथि, जिसको बोलते हैं अपन पैंक्रियाज। पैंक्रियाज देखो, पैंक्रियाज आप देखोगे तो पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, यानी ये दोनों कार्य करती है। ये अंतस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। यानी अंतस्रावी भी है तो ये यहाँ पे हार्मोन्स भी बनाती है, ठीक है। और इनके बहिस्रावी भी है तो ये क्या करती है, कुछ पैंक्रियाटिक जूस भी निकालती है। बहिस्रावी में क्या निकालती है, ये अग्नाशय रस निकालती है, से रस निकालती है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। बहिस्रावी का कार्य में ये क्या करती है, अग्नाशय रस का स्त्राव करती है, जिसमें क्या बनते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और वो एंजाइम जो होते हैं पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये अग्नाशय ग्रंथि है।
यज्ञाशय ग्रंथि। इसका क्रॉस सेक्शन जब देखा तो यहाँ पे आपको, ठीक है, एक तो निकलती है इसके अंदर अल्फा सेल, दूसरी इसके अंदर होती है बीटा सेल, और तीसरी अंदर होती है इसमें डेल्टा सेल। ठीक है, ये तीन तरह की ये सेल इसके अंदर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा, अल्फा तो निकालती है ग्लूकागॉन हार्मोन, एक होती है अल्फा जो निकालती है ग्लूकागॉन हार्मोन निकालती है। ठीक है, बीटा जो निकालती है वो निकालती है इंसुलिन, बीटा जो निकालती है वो कौन सा निकालती है, इंसुलिन। और तीसरी जो डेल्टा सेल है वो निकालती है सोमेटोस्टिन, सोमेटोस्टिन जो हार्मोन जो होता है वो कौन निकालती है, डेल्टा निकालती है। ठीक है, तो अल्फा ग्लूकागॉन, दूसरा बीटा जो होती है वो इंसुलिन, और तीसरा जो है वो क्या, डेल्टा, वो जो है वो सोमेटोस्टिन निकालती है। ठीक है, तो तीन तरह की सेल इसके अंदर मिलती है। अब ये कैसे मिलती है, अलग अलग तरह से मिल रही है। ठीक है, तो ये जैसे आइसोलेट जो होते हैं थोड़े से लैग्रेंज द्वीप समूह कहा जाता है इनको, तो याद रखना लैग्रेंज द्वीप समूह जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, या दीपिकाएं जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो अग्नाशय ग्रंथि के अंदर पाई जाती है। पहली चीज इंपॉर्टेंट बात इसकी, ये मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है या हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। अंतस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों कार्य करती है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। अग्नाशय ग्रंथि के अंत भाग में लैग्रेंज, ये वाला भाग जो होता है वो अंतस्त्रावी वाला भाग है, अंतस्त्रावी वाला भाग है। ठीक है, और ये वाला जो भाग जो है, ठीक है, ये आपका कौन सा भाग है, ये बहिस्त्रावी वाला भाग है, बहिस्त्रावी भाग है। ठीक है, जो क्या निकालती है, अग्नाशय रस का स्राव करती है। लैग्रेंज दीपिकाओं में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा जिसको बोलेंगे अपन अल्फा, दूसरी को बोला जाता है बीटा, ठीक है, और तीसरी को बोला जाता है डेल्टा। ठीक है, ये तीन तरह की सेल जो होती है वो यहाँ पे निकलती है, अल्फा बीटा और डेल्टा। ठीक है, अल्फा बीटा और डेल्टा। ठीक है, ये तीन तरह की सेल होती है। ये पहली है अल्फा। देखो अल्फा का काम क्या होता है, अल्फा सेल जो होती है वो निकालती है ग्लूकागॉन निकालती है। क्या निकालती है, ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में बदलती है, ग्लाइकोजन में बदलती है। ठीक है, इसको बदलने का कार्य कौन करता है, ग्लूकागॉन करता है। और ग्लूकागॉन का स्त्राव जो होता है वो कौन करती है, अल्फा सेल करती है। कौन सी सेल करती है, अल्फा सेल। ठीक है, ये अल्फा सेल है, अल्फा सेल। दूसरा जो होती है वो होती है बीटा सेल। ठीक है, बीटा सेल का कार्य जो होता है वो ये होता है कि ये वापस ग्लाइकोजन को, उल्टा कार्य, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन को ये वापस किस में बदलती है, एक मिनट, उल्टा कर दिया। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य कौन करता है, ग्लूकागॉन करता है। ठीक है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है, बीटा सेल करती है। और बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, इंसुलिन। तो इंसुलिन का कार्य जो होता है वो ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इन दोनों का कार्य एक दूसरे के विपरीत होता है। इंसुलिन तो करता है ग्लूकोज को, जिसको अपन बोलते हैं शर्करा। ठीक है, तो शर्करा के लेवल को कंट्रोल जो होती है ये करती है, ये रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है। ठीक है, और ये वापस जब भी
जैसे सपोज मान लो किसी के फास्ट वगैरह है, तो उस समय जो ग्लाइकोजन जो अंदर पड़ा है वो वापस चेंज हो जाएगा ग्लूकोज से, और ये इससे क्या मिलेगी, अपने को एनर्जी मिलती है। ये वापस क्या देगा, अपने को एनर्जी देती है। ठीक है, तो तीन तरह की, तीसरी जो होती है वो डेल्टा सेल होती है, डेल्टा। ठीक है, और डेल्टा सेल जो होती है वो निकालती है सोमेटोस्टिन हार्मोन। सोमेटोस्टिन हार्मोन्स, ठीक है, ये सोमेटोस्टिन जो हार्मोन जो होता है ये कार्य करता है, इसका कार्य जो होता है वो सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन होता है के विपरीत कार्य करती है या रोकने का कार्य करती है। का कार्य करती है। सोमेटोट्रोपिन का दूसरा नाम क्या था, वर्दी हार्मोन, वर्दी हार्मोन। ठीक है, वर्दी हार्मोन, ये वर्दी हार्मोन है जो किसने निकाला था, पीयूष ग्रंथि ने, पीयूष ग्रंथि ने। तो पीयूष ग्रंथि ने जो हार्मोन निकाला उसको रोकने का कार्य जो होता है वो कौन करता है, सोमेटोस्टिन हार्मोन करता है। इसमें मन्दक का कार्य करता है। सोमेटोट्रोपिन जो होता है उस हार्मोन के मन्दक का कार्य जो होता है वो कौन करता है, तो सोमेटोस्टिन करता है। कहां से निकलता है, डेल्टा सेल से। ठीक है, बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन जो ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। अल्फा सेल जो होता है वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर बदलता है। तो गन्नाशय के अंदर या पैंक्रियाज के अंदर तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। अल्फा का कार्य जो होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना होता है। बीटा जो इंसुलिन हार्मोन निकालती है, ठीक है, ये क्या करता है, ये इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक है, तीसरा जो होती है डेल्टा सेल जो सोमेटोस्टिन जो हार्मोन निकालता है, वो हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन का कार्य जो है वो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के जो जिसको ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है उसमें मन्दक का कार्य करता है या रोकने का कार्य करता है। तो ये था अल्फा सेल जिसके अंदर आपको देखो ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, स्त्राव करती है। ये ग्लाइकोजन को, ठीक है, ग्लूकोज में बदलता है। किसमें बदलता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम किसने किया, ग्लूकागॉन करता है, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन रक्त में ग्लूकोज का स्त्रवण को क्या करता है, बढ़ाता है। ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ाने का कौन करेगा, ये जो होता है ग्लूकागॉन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्योंकि ये क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन पड़ी है उसको किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज में चेंज कर देता है, जिससे ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो होती है बीटा कोशिका, ये क्या करती है, ये कोशिका में इंसुलिन का स्त्राव करती है। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। वो किसको बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लूकोज को किसमें बदला जाता है, ग्लाइकोजन में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है, ग्लाइकोजन में। ठीक है, यानी अर्थात रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, ये कम करता है। और तो ग्लूकागॉन क्या करता है, वो बढ़ाता है। ठीक है, इंसुलिन, इंसुलिन जो है वो क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड हो। ठीक है, इसको सबसे पहले शुद्ध रूप से किसने, बेटिंग और बेस्ट ने प्राप्त किया था। इंसुलिन का आणविक संरचना जो की खोज सेंगर ने की थी। किसने की थी, सेंगर ने, सेंगर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसलिए सेंगर को जीव विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इंसुलिन की प्रथम प्रोटीन जिसमें रवे के समान बनाए गए थे और प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से इसको तैयार किया था। इंसुलिन में पेप्टाइड श्रृंखला होती है। देखो इंसुलिन की पेप्टाइड श्रृंखला देखें तो इसमें दो तरह की पेप्टाइड श्रृंखला होती है। एक होती है ए और दूसरी होती है इसके अंदर बी। एक होती है ए और दूसरी होती है बी, तीसरी होती है सी। ठीक है, ये पेप्टाइड श्रृंखला आपस में सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। आपस में सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा क्या होती है, ये जुड़ी हुई रहती है। अब तीन श्रृंखला है, ए, सी और बी। मेन जो काम किया, अब ऐसा इंसुलिन है, ये इंसुलिन है, ठीक है, लेकिन ये इंसुलिन एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव नहीं है। ठीक है,
ये एक्टिव कब होगा? जब इसके पास में केवल दो ही श्रृंखला होगी। कौन सी? ए वाली और बी वाली। ए और बी वाली, ये ए और दूसरी कौन सी? बी वाली। ये कैसा? एक्टिव है और ये कैसा? इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव और एक्टिव, ये एक्टिव इंसुलिन है जिसके अंदर दो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, ये एक्टिव हो गया। ये कैसा? इनएक्टिव। तो पहले इनएक्टिव बनता है, फिर क्या होता है? वो एक्टिव होता है। तो एक्टिव में सी वाली जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला वो क्या हो जाती है? वहां से हट जाती है। तो ये पेप्टाइड श्रृंखला द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है। पेप्टाइड श्रृंखला आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा क्या होती है? जुड़ी हुई रहती है। जैसे आपको यहाँ पे बताया, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा क्या होती है? जुड़ी हुई रहती है। इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा का मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। शर्करा की मात्रा को ये कम करता है, लेकिन इंसुलिन अगर नहीं होगा तो सीधी सी बात है, शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी शुगर की मात्रा जो होगी बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति को बार बार मूत्र त्यागना पड़ता है। ठीक है, और इसमें व्यक्ति को प्यास अधिक लगती है, मात्रा में लगेगी, और पॉलीडिप्सिया अवस्था में चली जाएगी, और जिससे व्यक्ति को एक बीमारी होती है जिसका नाम है डायबिटीज मिलेटस। क्या बोला जाता है इसमें? डायबिटीज मिलेटस। ठीक है, शर्करा जो होती है वो यूरिन के साथ में बाहर निकलती है। शर्करा यूरिन मूत्र के साथ बाहर आती है। मूत्र के साथ क्या आती है? बाहर आएगी। इसको बोला जाता है डायबिटीज मिलेटस रोग जो बोला जाता है। ठीक है, दूसरा होता है अगर अधिकता होगी, तो अधिकता में क्या होता है? इंसुलिन में रक्त में शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी। रक्त में शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है? इसमें कम हो जाती है, जिसके कारण इसको हाइपोग्लाइसीमिया होते हैं। हाइपो का मतलब क्या होता है? कम होना। ठीक है, यानी ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। तो दोनों होते हैं। ठीक है, ये इंसुलिन की अधिकता से कारण हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है, जिससे एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती, ग्लूकोज की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो होते हैं दो बीमारियां हैं, एक तो होती है डायबिटीज मिलेटस और दूसरी जो होती है वो क्या होती है? जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हाइपो है तो ध्यान रखना, कम होना। उसके बाद में तीसरी सेल है सोमेटोस्टेटिन, जिसको डेल्टा सेल बोला जाता है। ये अपने में से कौन सा हार्मोन निकालते हैं? सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है? सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन जो होता है, सोमेटोस्टेटिन वर्धीय हार्मोन, जिसको बोला जाता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन है उसमें संमित उसको क्या करता है? कम कर देता है। ठीक है, तो कम करने का काम जो होता है वो कौन करता है? सोमेटोस्टेटिन करता है। तो यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि के अंदर 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, ये द्वीप के समूहों के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको लैग्रेंज द्वीप समूह कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, लैग्रेंज द्वीप समूह। ठीक है, लैग्रेंज द्वीप समूह जो है उसके अंदर अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा निकालती है कौन सा? ग्लूकागॉन, जो क्या करता है? वो जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर क्या करता है? परिवर्तित करता है। दूसरी होती है बीटा सेल, जो क्या निकालती है? इंसुलिन हार्मोन, और ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन से बना हुआ होता है। सबसे पहले इसको शुद्ध रूप से किसने निकाला था या प्राप्त किया था? बैटिंग और बेस्ट ने किया था, और इसकी संरचना की खोज जो है वो किसने की थी? सेंगर ने की थी। ठीक है, इसलिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उसके बाद में प्रथम जो है प्रोटीन, जिसके बाद में इस रवो के रूप में होता है, प्रयोगशाला में इसको कृत्रिम रूप से तैयार भी किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मार्केट के अंदर इंसुलिन की दवाइयां मिलती है, इंजेक्शन मिलते हैं। ये पेप्टाइड श्रृंखला होती है, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई है? प्रोटीन, एमिनो एसिड बने हुए होते हैं, इसमें एमिनो एसिड जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, जिसको पेप्टाइड श्रृंखला बोलते हैं, और पेप्टाइड ही आगे चल के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ये डाइसल्फाइड द्वारा क्या होती है? आपस में जुड़ी हुई रहती है। जैसे आप देख रहे हो, डाइसल्फाइड के द्वारा क्या होती है? जुड़ी हुई रहती है। इंसुलिन की कमी हो जाए तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, और जिससे क्या होगा? डायबिटीज मिलेटस रोग होता है। इंसुलिन की अगर अधिकता हो जाए तो शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसको क्या बोला जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। थर्ड जो होती है डेल्टा सेल होती है, जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकालती है, और यही सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? वृद्धि को क्या करता है? संबंधित करता है। ठीक है, तो ये सब आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है?
नेक्स्ट जो है वो है अंडाशय, जिसको बोला जाता है ओवरी। संख्या आती है इसकी 2, संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब, जिसको बोलेंगे अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, जिसको बोलेंगे अंडवाहिनी। इस नलिका में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो अंडा निषेचन का होगा, फर्टिलाइजेशन का होता है अंडाशय के अंदर या फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, जो अंडाशय से जुड़ी हुई रहती है। ये वाली जो ट्यूब जो नजर आ रही है, ये कौन सी ट्यूब है? यहां से जो इसके नीचे होगी, सॉरी, ये अंडाशय, ये तो लिगामेंट के द्वारा लगी हुई रहती है, लिगामेंट, लिगामेंट से लगी हुई रहेगी, ठीक है। और इसके नीचे जो मिलती है, जो इस तरह से संरचना होती है फनल जैसी, ठीक है, ये जो होती है वो कौन सी होती है? ओवरी होती है। ये फैलोपियन ट्यूब है या अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी, ये अंडवाहिनी, जिसको ओविडक्ट भी बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। और निषेचन जो होता है वो यह होता है, ठीक है। इसमें भी अलग अलग रीजन होते हैं, जिसमें एम्पुला होता है वहां पे होता है, एम्पुला में, ठीक है। एम्पुला में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन का मतलब क्या होता है? शुक्राणु अंडाणुओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? निषेचन कहा जाता है, ठीक है। महिलाओं में हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल्स की थीका इंटरना से एस्ट्रोजन हार्मोन का निकासन होता है, ठीक है। जो थीका इंटरना होती है, देखो यहाँ पे आपको ये फॉलिकल दिख रहे हैं, यही होती है पुट्टिका, ठीक है। तो ये जो पुट्टिका जो है, यहाँ पे देखो प्राइमरी है, प्रीमोडियल है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी। फिर आता है ये सेकेंडरी, और सेकेंडरी के अंदर जो ये आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है? ओवम है। ये क्या है? ओवम है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये सेल दिख रही है, यहाँ पे जो कोरोना, जो थीका इंटरना होती है, जो अंदर की तरफ जो सेल होती है, इंटरना, अंदर वाली जो सेल जो है, इसको बोला जाता है थीका इंटरना, ठीक है। ये वाली सेल जो होती है वो क्या निकालती है? एस्ट्रोजन हार्मोन निकालती है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकालती है, ठीक है। और ये लाता है महिलाओं के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं वो इसी के कारण होते हैं, ठीक है। तो निषेचन की प्रक्रिया, वैसे ये आगे भी पढ़ेंगे, निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि नर के अंदर जो शुक्राणु एवं अंडाणु, ठीक है, दोनों के संलयन की प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा? निषेचन बोला जाएगा। यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के फ्यूजन को क्या बोला जाता है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। महिलाओं के अंदर जो हार्मोन जो होता है वो ग्राफियन फॉलिकल जो सेल जो होती है, ग्राफियन फॉलिकल का मतलब होता है जो अंडा जो होगा वो जिसके अंदर बनता है उसको बोलते हैं अपन ग्राफियन फॉलिकल बोला जाता है, ठीक है, या पुट्टिकीय या पुट्टिका बोला जाता है। और इसका निर्माण जो होता है वो पुट्टिकीय कोशिकाओं से होता है। इसमें सबसे पहला जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा है? एस्ट्रोजन स्टेरॉइड होता है, वसा हार्मोन है, वसा से बना हुआ होता है, स्टेरॉइड है। महिलाओं के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जैसे महिलाओं के अंदर जितने भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, जैसे स्तनों का विकास होना, आवाज का पतला होना, महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में जननांगों का विकास होना, कंकालीय पेशियों का निर्माण, ठीक है। उसके बाद में ये जंतुओं में लैंगिक जननांगों में परिवर्तन करता है तथा मादा को नर की ओर आकर्षित करने में भी क्या करता है? ये हार्मोन कार्य करता है। मोनोपोज, ये मोनोपोज, मोनोपोज वह अवस्था होती है जिसके अंदर औरतों के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, यानी जो रज चक्र जो होता है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ठीक है। तो बंद होने के बाद में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो बंद हो जाती है, तो उस अवस्था को मोनोपोज कहा जाता है, ठीक है। इस अवस्था में एस्ट्रोजन की मात्रा जो होती है वो क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिससे हड्डियों में छेदन होना आरंभ हो जाता है और इसको ऑस्टियोपोरोसिस रोग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम में क्या होगी? कमी हो जाती है। इसका उपचार जो होता है वो SRT होता है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थ्योरी होती है, मतलब बाहर से उसको दिया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो तरह, एक एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है और दूसरा एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। किसका नाम है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो दो तरह के हार्मोन जो होते हैं वो महिलाओं के अंदर निकलते हैं। एक तो होता है एस्ट्रोजन जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में मदद करता है, और जो दूसरा जो होता है उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ये क्या करेगा? ये उसको यूट्रस को मजबूत करेगा
ताकि इम्प्लांटेशन हो, बेबी के डेवलपमेंट में, प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था के धारण करने में मदद करता है। जो दूसरा होता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। अब इसका निर्माण जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम से स्त्रावित होता है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, तो समझो कि ये फॉलिकल है। ये फॉलिकल है, फॉलिकल, इसको बोलते हैं अपन पुट्टिका। इस पुट्टिका के अंदर ये अपना जो है वो क्या है, ओवम है। और जब पुट्टिका में से, इसमें से ओवम जो होता है, ओम जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है। जब ओम बाहर निकल जाता है तब इस संरचना को, या जो संरचना बनती है उसको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये निकलता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकालते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। तो जब अंडा उत्सर्जन के बाद में, ओवुलेशन के टाइम, अंडोत्सर्जन के बाद ठीक है, बाद फॉलिकल जो होता है वो किस में बदल जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, ठीक है। अगर ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो ये काम करता है 3 महीने तक। कब तक काम करेगा, ये 3 महीने तक काम करता है या उससे ज्यादा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये काम करता है 10 दिन तक, ठीक है। अगर निषेचन हो जाता है, निषेचन होने पर 3 मंथ कार्य करता है, और निषेचन नहीं होने पर ये करता है 10 दिन कार्य, ठीक है। 10 दिन कार्य करेगा। निषेचन होने के बाद में कितने महीने कार्य करता है, 3 महीने, ठीक है। निषेचन होने के बाद में प्रेग्नेंट के बाद में ये 3 महीने तक उसको क्या करेगा, इस तरह रखेगा। यूट्रस की वॉल को ये क्या करता है, मजबूत करता है, जिससे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। ये दूध ग्रंथियों के दूध निर्माण में भी प्रेरित करता है, ठीक है। और अपने आगे भी पढ़ा था प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और तीसरा ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रेगनेंसी के बनाए रखने में, ठीक है, अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बीच में अगर कम हो जाए तो एबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन को लेवल, इसीलिए बाहर से भी प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन दिए जाते हैं प्रेग्नेंट लेडी को, ठीक है। तो प्रेगनेंसी को बनाए रखने में कौन सा हार्मोन सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। गर्भावस्था को धारण करने में कौन सा हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरॉन है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण में कौन सा है, तो एस्ट्रोजन है। तो कौन सा है, एस्ट्रोजन है। तो दोनों में फर्क है। ये क्या करता है गर्भाशय के अवस्था में कौन सा हार्मोन कार्य करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कार्य करता है। दूसरा ये भी कार्य करता है कि जैसे एक ओवरी ने अंडा निकाल दिया तो दूसरी ओवरी अंडा ना निकाले, तो ये प्रोजेस्टेरॉन जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो ओवरी में से ओवुलेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, रुक जाएगा। गर्भावस्था के अंदर जो पेशीय संकुचन होता है, ठीक है, उसमें भी उसको क्या करता है, ये कम करता है, इसलिए एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहा जाता है। इसलिए अभी आया, ठीक है। एबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात, गर्भपात, ठीक है, प्रति गर्भपात हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बना हुआ रहेगा तब तक गर्भावस्था बनी हुई रहेगी। जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर कम हो गया शुरुआत में तो क्या हो जाएगा, एबॉर्शन होने की शिकायत हो जाएगी। फिर होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इसकी अहम भूमिका है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर भी इसकी अहम भूमिका होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में भी अहम भूमिका होती है इसकी, ठीक है। जब ये क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बनाए रखने में, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल जैसे एक बना तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होगी वो क्या होगी, नहीं होगी,
ठीक है, 10 दिन तक तो नहीं होगी। जैसे सोचो मान लो कि 14 को एग रिलीज होता है, 14 को एग रिलीज होता है, ठीक है, तो 14 से लगाकर अपन 10 डेज मान लेते हैं तो 25 मान लेता हूं, ठीक है, तो 25 तक क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन बना हुआ रहेगा। 20 क्योंकि 10 डेज होता है, 26 के बाद में 26, 27 और 28 के बाद में क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जैसे ही कम हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो वापस 1 तारीख को मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो वापस ये 5 दिन तक चलेगी, ठीक है, 5 या 6 दिन अलग अलग दिन होते हैं, ठीक है, और वापस जो 14 दिन आएगा तो वापस क्या हो जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे होता है ओवुलेशन, तो ओवुलेशन हो गया, ठीक है, तो ओवुलेशन इसमें हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा होता है, तीसरा एक हार्मोन आता है रिलैक्सेशन हार्मोन, ये गर्भावस्था को संकुचन करने में, ये आता है बाद में जब डिलीवरी के टाइम, तो बच्चे की जो डिलीवरी होती है उस समय ये रिलैक्सेशन हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है, गर्भाशय में संकुचन करेगा, जिससे बेबी की डिलीवरी जो होती है वो आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा जो होता है वो रिलैक्सिंग हार्मोन है, नाम से पता लगा रिलैक्सिंग, ठीक है। ये क्या करता है, गर्भावस्था में संकुचन पैदा करता है, ठीक है। तो ये हार्मोन जो थे वो किसके हैं, अपने मादाओं के अंदर जो हार्मोन निकलते हैं वो ये होते हैं। थर्ड जो है, लास्ट जो है वो है वर्सन। वर्सन जो मिलता है वो नरों के अंदर मिलता है, ठीक है। नर के अंदर जो होता है वो वर्सन पाए जाते हैं, एक जोड़ी पाए जाते हैं, और ये इनका कार्य जो होता है, ये क्या करता है, नर जो जनन हार्मोन होता है उनका स्त्राव करता है, ठीक है। तो ये पुरुषों में पाए जाते हैं, ठीक है। भ्रूणावस्था में उदर भाग में पाए जाते हैं। अच्छा, वर्षण जो होता है पैदा होने के बाद में शिशुओं में ये शरीर के बाल लटके हुए रहते हैं, लेकिन ये भ्रूणावस्था में जो क्या होता है, इसके बच्चों के अंदर उदर गुहा के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो बाद में ये क्या होता है, उस कैनाल के जरिए उस स्कॉट्रम या वर्षण कोष जो होते हैं उसके अंदर ये आ जाते हैं। माता के गर्भ में 7वें महीने के अंत में या 8वें महीने के आरंभ में वर्षण उदर भाग से बाहर आते हैं, ठीक है। उससे पहले ये कहाँ रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं, ठीक है, यानी उदर भाग के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं होते हैं। या 7वें या 8वें महीने में क्या आते हैं, वर्षण कोष में आते हैं। दूसरी बात, हमारे बाहर से आने वाले, अच्छा बाहर रहने का भी इसका कारण है, क्योंकि अपने बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तापमान जो होता है अपने शरीर का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन स्पर्म को चाहिए 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, वो चाहिए शुक्राणु के निर्माण में। शुक्राणुओं के निर्माण में कितने चाहिए अपने को, 34 से 35 जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अतः ये क्या होते हैं कि जो शरीर से बाहर रहते हैं, बाहर रहने से टेम्परेचर कम हो जाएगा बॉडी से, जिससे ये आसानी से क्या कर सकते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। और ये कारण आपने देखा होगा कि जब सर्दियों का टाइम होता है तो टेस्टिस जो होते हैं वो थोड़े से सिकुड़ जाते हैं, यानी ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं, यानी शरीर के पास में रहते हैं, तो इसका कारण भी यही है। बाहर आने का उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि कम तापमान में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो यहाँ की सेल जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, वो शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाई। वर्षणों का पेट में रह जाना, ठीक है, अगर अंदर ही रह जाते हैं, उधर भाग में रह जाते हैं, इसको बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोला जाता है, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म। कई बार क्या होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद में उसके टेस्टिस जो होते हैं वो उधर भाग में ही रह जाते हैं, 7वें या 8वें महीने में जो बाहर आते थे वो बाहर नहीं आ पाते, तो उसको क्या बोला जाता है, उस कंडीशन को क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। और फिर उनको ऑपरेशन के जरिए क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है या वर्षण कोर्स में लाया जाता है, ठीक है। तो ये था इनके वर्षण के बारे में। फिर आप देखोगे कि वर्षण का ये डायग्राम, इसके अंदर आपको छोटी छोटी बहुत सारी ट्यूब मिलती है, जिनको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शुक्र जनन कोशिकाएं बोली जाती है या नलिकाएं बोली जाती है। इन नलिकाओं के अंदर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जब अगर क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन में आपको यहाँ पे इस तरह की संरचना दिखाई देगी। ये क्या है, शुक्र जनन नली है, शुक्र जनन नलिकाएं होती है, इनको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब बोला जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब बोला जाता है। ये ट्यूब के अंदर जब बहुत सारी ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर आपको 2 तरह की कोशिकाएं मिलती है। एक तो होती है छोटी वाली कोशिका जिनको जम कोशिका बोलते हैं, और दूसरी जो होती है, जो बड़ी कोशिका होती है, उनको बोला जाता है सर्टोली कोशिकाएं बोली जाती है। तो ये वाली जो है वो सर्टोली कोशिका है, सर्टोली कोशिका, ठीक है। और ये है स्पर्मेटोगोनियम, जिसको बोलते हैं शुक्र जनन
कोशिका, शुक्र जनन कोशिका। शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो शुक्र जनन कोशिकाओं के द्वारा होता है। शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? शुक्र जनन स्पर्मेटोगोनियम के द्वारा होता है, ठीक है। और सर्टोलिक सेल क्या करती है? ये उसको पोषण प्रदान करती है। किसको? शुक्राणु को पोषण प्रदान का कार्य। जब शुक्राणु बनते हैं, यानी पूरे तरह से नहीं बनते, ठीक है, जब बनने की प्रक्रिया आरंभ होती है, शुक्र जनन जब आरंभ होता है, उस समय शुक्राणुओं को जो न्यूट्रिशन है या पोषण जो है वो कौन देता है? सर्टोलिक कोशिकाएं देती है, ठीक है। अब ऐसी ऐसी जो नलिकाएं जो होगी वो पास में भी होगी, इधर भी होगी, ठीक है। तो इनके मध्य में कुछ सेल मिलती है जिनको लीडिंग सेल बोला जाता है। कौन सी सेल बोला जाता है? लीडिंग सेल बोला जाता है। और यही सेल जो होती है वो क्या निकालती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती है, जो नर में सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो शुक्र जनन के समय जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो तो बनाते हैं शुक्राणु। सर्टोलिक सेल जो करती है वो उसका पोषण का कार्य करती है। और उनके बीच में, इन सेमिनिफेरस के ट्यूब के बीच में, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब है, ये भी सेमिनिफेरस, ये पास में, तो इनके बीच में आपको ये कोशिकाएं जो नजर आती है, इनको बोला जाता है लीडिंग सेल। कौन सी बोला जाता है? लीडिंग सेल। और ये लीडिंग सेल जो होती है वो क्या निकालती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। तो श्वसन में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। एक तो होती है सर्टोलिक कोशिका, ये शुक्राणु को पोषण देती है। और दूसरी जो होती है लीडिंग सेल, जो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का स्राव करती है। और ये क्या मिलती है? जो सेमिनिफेरस ट्यूब जो होती है उनके मध्य में मिलती है। सेमिनिफेरस जो ट्यूब के मध्य पाई जाती है, सेमिनिफेरस जो ट्यूब होगी उनके ये मध्य पाई जाती है। टेस्टोस्टेरोन का कार्य पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, शरीर पे बालों का अधिक उगना, ठीक है, ये सारी जो होती है, जो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनका डेवलपमेंट होना, उनका विकास होना, ठीक है, तेलीय ग्रंथियों का विकास होना, मुंह पे किल मुहासे होना, ठीक है, ये सारी जो क्रिया जो है, ठीक है, वो किसके कारण होती है? इनको सारे को क्या बोला जाता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण बोला जाता है, ठीक है। तो वो किसके द्वारा आता है? इस हार्मोन के जरिए आता है। मेन काम जो होता है इसका क्या होता है? शुक्राणु के निर्माण को भी ये प्रेरित करता है। तो पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होता है वो किसके कारण होता है? इन्हें टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन होते हैं, ठीक है। इसमें आवाज का भारी होना अथवा मर्दाना आवाज के रूप में उत्पन्न होना, चेहरे पे दाढ़ी मूंछों का आना, त्वचा पे तेलीय ग्रंथियों का विकास होना, जो मुंह में त्वचा में क्या करती है? किल मुहासे करती है, पिंपल्स वगैरह लाती है, ठीक है। कंकाल पेशियों में वृद्धि होना, ठीक है, ये भाग जो होता है वो चौड़ा हो जाता है अपना। इसमें बाद में शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर को भी बढ़ाता है। ये सारा कार्य जो होता है वो कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। और इसको निकालने का कार्य जो होता है वो कौन करती है? लीडिंग सेल करती है। और यही लीडिंग सेल जो होती है वो कहाँ मिलती है? जो सेमिनिफेरस ट्यूब जो होगी, आपको बहुत सारी ये ट्यूब नजर आ रही है जो अंदर की तरफ जाती है, इसमें से इसको काट के केवल एक ट्यूब को देखा गया है इस चित्र के अंदर, इसमें से केवल एक ट्यूब है। ऐसी ऐसी बहुत सारी ट्यूब होगी, जब इनका ऐसे घूमी हुई होती है, कुंडलित होती है, जब इसको कट करेंगे तो आपको बहुत सारी सेल जो नलिकाएं होगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो इनके मध्य में जो सेल होती है उनको ही बोला जाता है क्या? लीडिंग सेल कहा जाता है। और ये लीडिंग सेल जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है? स्रावित करती है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसका मेन कार्य जो होता है वो शुक्राणु या शुक्र जनन के निर्माण को ये प्रेरित करता है। और दूसरा इसका मेन कार्य जो होता है वो होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास में मदद करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, ये सारी चीजें जो होती है वो किसमें आती है? पुरुषों के अंदर होती है, जो किस हार्मोन के कारण होती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होती है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।